नमस्कार, आप देख रहे हॉर्नबिल टीवी। हमार छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने 2024 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने पहला स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। साधारण परिवार से आने वाले देवेश ने 773.5 अंक प्राप्त कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भिलाई स्टील प्लांट में इलेक्ट्रीशियन रहे उनके पिता अब रिटायर्ड है, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने देवेश के सपनों में पूरा साथ दिया। देवेश का यह सफर संघर्षों से भरा रहा। 2 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में न सिर्फ सफलता पाई बल्कि राज्य में टॉप भी किया। उन्होंने बताया कि 2 साल कोचिंग करने के बाद उन्होंने स्व अध्ययन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और लगातार 2 वर्षों तक घर पर ही कड़ी मेहनत की। देवेश ने जगदलपुर स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री लेने के बाद सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा कि असफलताएं सिर्फ सीख देती है और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जी सर, कितनी खुशी लग रही है आपको पहला स्थान प्राप्त करके? पहला स्थान और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि माता पिता के आंखों में संतुष्टि है और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के दिन के लिए। क्या कहना चाहेंगे आम लोगों के लिए जो टॉप नहीं कर पाते हैं, जो निराश हो जाते हैं? मैंने भी पिछले 2 प्रयासों में रैंक हासिल हुआ पर पोस्ट हासिल नहीं हो पाया, पर विफलता से हताश नहीं हुआ। लगा कि जब तक प्रयास कर रहा हूँ तब तक विफल नहीं हो सकता। लगातार प्रयास करता रहा, अपने जो भी त्रुटियाँ थी उन पे सुधार करता रहा और कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन किया मैंने। कौन सा अटेम्प्ट था सर ये जो आपको? ये चौथा अटेम्प्ट था एवं तीसरा इंटरव्यू था मेरा। कौन सा रैंक आया है? इस बार प्रथम रैंक हासिल किया मैंने 2024 में। कितना अंक प्राप्त किए? 773 अंक प्राप्त किए मैंने। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में धान उपार्जन केंद्र डोंगरी पाली को छोटे लोरम शिफ्ट किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 53 के भगत देवरी में चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि स्थल परिवर्तन से उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ेंगे। प्रशासनिक निर्णय से नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर घेराव करेंगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसान की सम्मान, किसान की सम्मान, देश की सम्मान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैं हर ग्राम डोंगरी पाली 6 के उप सरपंचों मोर नाम बांछा प्रसाद कश्यप है। हमार यहाँ 2022 से धान खरीदी संचालित रही से आज शासन ला का परेशानी होगी कि शासन हमारे ऊपर सौतेला व्यवहार करी। जो 3 साल से संचालित होगी से इसमें चौथा साल भी चालू होगी। 17 तारीख के हमारे यहाँ टोकन भी कट चुकी और टोकन कटे के बाद धान खरीदी भी हो गई, बोरा गिर गए। ओकर बाद सरकार ला का परेशानी हुई तो यकायक 1 घंटा में सॉफ्टवेयर बदल के हमारे यहाँ ले हटा दिए गई। ओकरे विरोध में हमन जो है हमारे गांव के हमार लाल माटी के भैया मन कुछ रही है एक साथ हमन जो है NH 53 में आज चक्का जाम करे हम। शंकर कश्यप है, मैं डोंगरी पाली की कृषक हूँ। वर्ष 2022 से डोंगरी पाली धान उपार्जन केंद्र संचालित रही से लगातार 4 साल संचालित होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा दिनांक 17 तारीख 17/11/2025 के अभी धान खरीदी शुरू होने के बाद अचानक 5 बजे 17 तारीख के 5 बजे सॉफ्टवेयर बदल के छोटे लोरम कर दी से तारतम्य में आज हमारे ग्राम पंचायत डोंगरी पाली 6 के लाल माटी और ग्राम डोंगरी पाली के किसान मन नेशनल हाईवे 53 में चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि यथावत पुनः डोंगरी पाली में धान उपार्जन केंद्र स्थापित किया जाए। शासन प्रशासन द्वारा आज हमारे आश्वासन दिए कि 4 दिन के अंदर फिर से पुनः ग्राम डोंगरी पाली में धान उपार्जन केंद्र व्यवस्थित किए जाए। यदि प्रशासन द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जाए की स्थिति में फिर से पुनः चक्का जाम और कलेक्ट्रेट के घेराव किए जाए। मोर नाम देवेंद्र पटेल है, मैं ग्राम लाल माटी के हूँ और हमारा शासन से मांग है कि हमारा जो जगह रही बोला वहीं यथावत रखा जाए और छोटे ग्राम से वो जो कर रहे बोला वापस यहाँ डोंगरी पाली में यथावत रखा जाए। यही हमारा सबकी मांग है, लेकिन हम चक्का जाम करें।
अब आश्वासन 2 दिन के समय मांगे हम लोग से, 2 दिन बाद इसके बारे में बताएंगे बोल के बोला गया है शासन की तरफ से। अब वो 2 दिन का हम लोग अब देख रहे हैं, 2 दिन बाद नहीं होगा तो फिर से चक्का जाम करेंगे हम लोग। जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं अब आगे फिर से हम लोग ये चक्का जाम करेंगे। अब हमारा जवाब हमको सही नहीं मिला तो हम फिर चक्का जाम करेंगे इसके बारे में। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 27 सितंबर की रात उसलापुर रेलवे डाउन लाइन के पास हुई युवक गौरव उर्फ ईशान सवन्नी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मर्ग जांच, डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक की आत्महत्या के कारण लगातार मानसिक प्रताड़ना को माना है। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने धारा 108 बीएनएस के तहत आरोपित प्रियंका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के दौरान मृतक के पर्स से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए प्रियंका सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। उसके मोबाइल स्क्रीन पर भी यही संदेश दर्ज मिला। मृतक के पिता अशोक सवन्नी और गवाह नीरज माखीजा ने बयान दिया कि प्रियंका द्वारा झूठे केस और सामाजिक बदनामी की धमकियों से गौरव तनाव में था। साइबर टीम ने मोबाइल से ऐसे मेल और चैटिंग भी बरामद किए हैं जिसमें उनसे प्रताड़ना का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। ये करीबन 1.5 माह पूर्व गौरव सवन्नी है उसलापुर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या किया था। उसकी जांच की गई। जांच पर पाया गया था जिसमें उसके पर्स से सुसाइड नोट, मोबाइल पर लिखे व्हाट्सएप चैटिंग आदि एवं उनके परिजनों के कथन और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रियंका सिंह के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसी का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसमें कल मर्ग से अपराध धारा 108 बीएनएस के तहत कायमी कर बेचने में दिया गया है। सर, मृतक कहाँ रहता है और ये प्रियंका सिंह कहाँ रहने वाली है? मृतक खास बिलासपुर का है और प्रियंका सिंह दिल्ली नोएडा की निवासी होना बताया गया। अंबिकापुर शहर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के पीछे लगे एक ठेले पर छापा मारा। शहर में लंबे समय से ठेलों में महुआ शराब रखकर बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिनकी पुष्टि होने पर विभाग ने तत्काल टीम भेजकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ठेले से 11 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां राजन सिंह द्वारा अंडा ठेले की आड़ में अवैध शराब बेचने का काम लंबे समय से किया जा रहा था। मौके से शराब जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध शराब कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आगे भी ऐसे ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में लगातार अवैध ठेलों से शराब विक्रय की सूचना मिल रही थी। उसके तारतम्य में आज पूरे स्टाफ के साथ कोर्ट के पीछे, न्यायालय के पीछे ये अवैध शराब बेच रहा था, जिसमें पूरे स्टाफ के साथ मैंने छापा मारा। कितने लीटर? 11 लीटर शराब पकड़ा गया है। तो और भी जहाँ भी ठेला, होटल में अवैध शराब बिक्री हो रहा होगा या पिला रहा होगा, उसको हम लोग लगातार सघन गश्त करके धरपकड़ करेंगे। आम लोगों से भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अवैध ठेला या होटल में कोई अगर शराब विक्रय कर रहा है, पी रहा है, तो मेरे को सूचना दी जाए आबकारी विभाग को, जिससे हम लोग लगातार गश्त करके धरपकड़ कर सकें। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग और बिना नक्शा पास किए गए निर्माणों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शनिवार को निगम की टीम ने उसलापुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की। भवन शाखा प्रभारी अनुपम तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण और राजस्व टीम मौके पर मौजूद रही। जानकारी के अनुसार उसलापुर स्थित हंस विहार के पास धीरेन्द्र राजन टंडन द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने के बाद निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 वर्ग फीट में बने मकान और 2200 वर्ग फुट में बने 2 मंजिला भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। निगम अधिकारियों ने निर्माणकर्ताओं को जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मकान में कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निगम प्रशासन में जो कार्रवाई की है वो लीगल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ तो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोले हैं। मैं फाइल जमा करूँगा मंडे को, फिर उसके बाद सर बोले हैं कि अगर सही होगा तो आपका समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से आपने बनाया, अगर आप परमिशन ले तो इस सब आज देखना नहीं। सर परमिशन पहले मिलता नहीं है जनरली, अब वो बोल देते हैं कि अवैध प्लाटिंग है, हालांकि मेरा ग्राम पंचायत के पहले का है, लेकिन वो उनका कहना है कि अभी मान्य नहीं है। आप पेपर देखिए, अभी नया तरीका से कुछ कर सकते हैं, तो अगर कर देंगे तो मैं जमा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं लीगली जाना चाहूँगा।
और कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ, कितने नुकसान हो गया होगा? अब नुकसान तो बहुत बड़ा है सर। अब इसका आकलन तो अभी करना मुश्किल है, लाखों का नुकसान तो है। तो और आगे कार्रवाई करने के बाद निगम प्रशासन ने कहीं दस्तावेज पेश नहीं होगा तो हाँ, वो स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं रहेगा। अपना लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सबको देखते हुए निगम इसको सही तरीक़े से, सही दृष्टि से देख के हमारा भी एक उद्धार कर दें, ताकि जो भी बसे हुए हैं नगर ग्राम पंचायत से पहले के बसे हुए हैं, तो सबका अगर नियमितीकरण करके अगर नक्शा पास कर देते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य होगा। निगम में शामिल होने में इस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? सर, हम लोग पहले प्रयास किए थे जमा करने के बाद, फिर नियमितीकरण में होगा करके वो फाइल लेते भी नहीं है। अब अभी कमिश्नर साहब का कहना है कि भाई आप आगे पुटअप करिए, हो सकता है रास्ता निकल जाए। चलिए, ये तो अवैध प्लाटिंग है, ठीक है, अवैध कार्रवाई जी, होगी, जी। पर क्या लगता है किस तरह की दिक्कतें सामने आती है जब मकान का निर्माण करने का शुरुआत होती है? ठीक है सर, दिक्कत तो बहुत आती है। अब एक तरीक़ा से वो सीधा जो भी है वो अनलीगल तो आता ही है, और अनलीगल में तो मतलब उसका कोई आधार नहीं बनता है, तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो अवैध प्लाटिंग बन गई तो ऐसा कुछ वो करेंगे मांग? देखिए, प्रशासन को चाहिए कि भाई अगर वो लीगल कराएं और नक्शा पास आसानी से करके दे दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हर व्यक्ति इसमें नक्शा पास कराने में एकदम सक्षम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि भाई डे 1 से आप नक्शा पास करके दे दें, हम जो भी शुल्क है पटाएं और अपना काम करें, और अपना खुद का विकास करें और कॉलोनी का भी विकास करें। क्या कुछ कार्रवाई? अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, अवैध निर्माण पे तोड़ने की कार्रवाई की। कितने स्क्वायर फीट में थी और किसका मकान था? ये लगभग मकान तो किसी का बताया जा रहा है, अपने नाम से तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये शासकीय भूमि में। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? इसमें अवैध कॉलोनी की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये नियमितीकरण नहीं कराएंगे तो आगे अवैध कॉलोनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग बनने के बाद निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? निर्माणाधीन था, हम निर्मित मकान पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है। तिपरा क्षेत्र में रहने वाले 28 वर्षीय नीरज मानिकपुरी ने शनिवार को महाराणा प्रताप चौक के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई सुम्मत राम साहू ने बताया कि जांच के दौरान नीरज के परिजनों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी, जिसके चलते वह तनाव में रहता था। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि मानसिक परेशानी के कारण ही उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिविल लाइन क्षेत्र में डॉक्टर दंपत्ति के पुत्र ने आत्महत्या की थी, जिससे क्षेत्र में लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। 8 बजे की घटना है। महाराणा प्रताप चौक के पास रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर एक नीरज मानिकपुरी उम्र करीबन 28 वर्ष निवासी तिपरा का है, जो वहाँ पे उसका धड़ कटा मिला। संभवतः वो सुसाइड होना प्रतीत हो रहा है, जिसमें मर्ग कायम कर पीएम जांच कार्रवाई की जा रही है। आत्महत्या कारण क्या है, जो सुसाइड करने की कोशिश की? उनके परिजनों से बातचीत करने पर बताया जा रहा था कि वो कुछ दिनों से उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बिलासपुर के तालापारा स्थित अर्चना क्लिनिक के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तालापारा निवासी मोहम्मद मुसीद ने बताया कि उनकी मां कमजोरी की शिकायत पर क्लिनिक में टेस्ट कराने गई थी। डॉक्टर परमार कुम गुप्ता ने सीबीसी टेस्ट कराने के बाद ब्लड की कमी बताई और ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों के अनुसार ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया क्लिनिक में एक नर्स के भरोसे कराई गई, जिसके दौरान कैनुला गलत तरीके से लगाए जाने से महिला के हाथ में गंभीर इन्फेक्शन हो गया। मुसीद का कहना है कि हाथ में तेज सूजन और दर्द होने पर वे दूसरी डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां जांच में पता चला कि इन्फेक्शन गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और तत्काल सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक यदि सर्जरी में देरी होती तो महिला का हाथ काटने की नौबत आ सकती थी। फिलहाल परिजनों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है और आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। बताइए क्या कुछ हुआ था? कब की घटना ऐसी हुई थी कि मैं मोहम्मद मुशीर हूँ, तालापारा बिलासपुर में रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत दिनों से ख़राब हो रही थी। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ नॉर्मल बॉडी में कमजोरी और छोटी मोटी वीकनेस थी, जिसके कारण हम लोगों ने पास के डॉक्टर, जो कि हमारे घर के पास ही में है, एक अर्चना क्लिनिक नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है। हॉस्पिटल नहीं, अर्चना क्लिनिक है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर प्रमांकुर गुप्ता, जिनके पास हम कुछ टेस्ट करवाने के लिए गए थे। और उनके पास जाने के बाद उन लोगों ने छोटा मोटा टेस्ट करवाया। बोले कि बॉडी में वीकनेस है, कोई ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा टेस्ट करवा के अपन उसको बताएंगे कि क्या बीमारी हुई है। तो उन्होंने नॉर्मल छोटा ब्लड टेस्ट किया, जिसमें सीबीसी एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें ब्लड टेस्ट करा के उन लोग वो बताया कि ब्लड हो गया है 6 ग्राम, जिसकी वजह से बॉडी में कमी आ रही है। और जिसका कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिला गया, पेपर में कोई रिपोर्ट ऐसा आया नहीं, सिर्फ बताया गया कि 6 ग्राम ब्लड हो गया, जिसकी वजह से बॉडी में कमजोरी आ गई है और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हड़बड़ हैया करके और ब्लड चढ़वाया। ब्लड चढ़ाने के दौरान उन्होंने लापरवाही के तरीके से, वो साथ में नहीं थे, सिर्फ वहाँ की एक नर्स के भरोसे छोड़ के छोटे से क्लिनिक में, जबकि ब्लड क्लिनिक में नहीं चढ़ाया जाता। हम लोगों ने सर से क्वेश्चन भी किया कि ब्लड
क्यों आप क्लिनिक में चढ़ाए? तो बोले कुछ नहीं होगा, अच्छे से चढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने विश्वास करके ब्लड चढ़वाया और ब्लड के दौरान, चढ़ने के दौरान एक नर्स के ऊपर उन लोगों ने छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से लापरवाही के कारण मेरी माँ के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ गया और इन्फेक्शन के कारण अभी इन्फेक्शन जो ब्लड के दौरान कैनवला लगता है वो कि गलत तरीके से लगाया गया और कैनवला लगने के कारण पूरे हाथ में मवाद भर गया। और 2 दिन जाने के बाद 2 दिन बाद पूरे हाथ में स्वेलिंग आने लगी। 2 दिन बाद हम लोगों ने उनके पास गया कि सर स्वेलिंग क्यों आ रही हाथ में? तो उनका कहना ये था कि नॉर्मल स्वेलिंग आती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे करके 1-2 दिन उन्होंने घुमाया और उसके बाद तीसरे दिन उनकी दर्द बहुत बढ़ गई, बुखार बहुत ज़्यादा होने लगा। तो हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें सर्जरी का डॉक्टर के द्वारा वो आया गया कि सर्जरी करानी पड़ेगी, पूरे हाथ में मवाद भर गया था। तो उससे बड़ी सर्जरी कर पूरा हाथ पर काट चीरा वगैरह लगाकर पूरा हाथ को निकाला गया और डॉक्टर का कहना यह था कि अगर हम लेट करते तो हो सकता है कि उनका हाथ भी जा सकता था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।